नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल में। आज से हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम सभी पीजीटी संस्कृत विषय की तैयारी करेंगे। किसी भी तैयारी को सफलतम रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि दो चीज़ें हम पहले निर्धारित कर लें। एक तो रणनीति और दूसरा किस रणनीति में क्या करना है, या इसको क्रम भिन्न करके बोलें तो हमें करना क्या है और किस तरह से करना है। तो करना क्या है वो पाठ्यक्रम बताता है कि हमें क्या करना है, अर्थात क्या पढ़ना है। तैयारी में हमें पढ़ना है तो तैयारी में क्या पढ़ना है इस चीज़ को डिसाइड कर लें, और किस तरह से पढ़ना है इस चीज़ को डिसाइड कर लें। तो किस तरह से पढ़ना ये तो हम लोग बीच बीच में वार्तालाप करके या आपस में संवाद करके एक दो क्लास लेने के बाद में या कुछ कुछ कालांतर में गतिविधियों को देख करके हम लोग रणनीति डिसाइड करते रहेंगे। शुरुआती रणनीति मैं एक तरह से अपने लेवल से स्पष्ट कर दूं, नित्य पढ़ना है। परीक्षा के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, परीक्षा कुछ दिन बाद आयोजित होगी, ये तो निश्चित है। तो परीक्षा जिस दिन आयोजित होगी उस दिन तक हम अपने आप को पूर्ण रूपेण परीक्षा के योग्य बना लें। परीक्षा के योग्य अभी हम लोग फॉर्म भरने के योग्य हैं, बीएड किए हैं, पीजी किए हैं, झारखंड के निवासी हैं या झारखंड से 10वीं 12वीं को पढ़े हैं, तो परीक्षा फॉर्म भरने के तो योग्य हैं। लेकिन परीक्षा देकर के सफल होने के योग्य अपने आप को बनाना है तो हमें आज से ही परीक्षा के दिन तक प्रत्येक दिवस के प्रत्येक घंटा को उपयोग करना होगा। ये सामान्य रणनीति रहेगी। और एक भी दिन कोशिश करें कि हम अपने पाठ को, अपने अध्ययन क्रम को टूटने न दें। एकदम सामान्य रणनीति बनाकर चलेंगे। फिर एक विशेष रणनीति बनाया जाएगा जब हम लोग पठन पाठन कल से प्रारंभ कर देंगे, तो उसमें रणनीति बनेगी कि किस दिन तक किस बिंदु को समाप्त कर दें, किस दिन प्रश्न पत्रों को लगाएं, किस दिन मॉक टेस्ट दें, किस दिन हम लोग दो दो पाठ्यक्रम को समाप्त कर ले, किस दिन एक को समाप्त कर ले। ये सब रणनीति बनेगी अभी पाठ प्रारंभ होने के बाद। और दूसरी रणनीति जो होती है कि पढ़ना क्या है, हमें करना क्या है, तो पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो वो पता चलता है पाठ्यक्रम से। तो पाठ्यक्रम को देखा जाए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम पिछले वर्ष भी, मतलब 2018 में जब परीक्षा आयोजित हुई थी उस समय भी जारी हुआ था, और उसी का कॉपी है इस बार भी। अर्थात जो 2018 में तैयारी किया गया था, जो 18 में जो बिंदु पढ़े गए थे वही इस बार पढ़े हैं। लेकिन समय काफ़ी आगे निकल चुका है, तो कुछ लोग इसमें नए शामिल हुए होंगे, कुछ लोग जो पिछले बार नहीं सेलेक्ट हो पाए थे वो भी इस बार तैयारी करेंगे। तो पिछले बार जो पढ़े थे उनके लिए तो लगभग सिलेबस से परिचित होंगे, वो लोग सिलेबस को जानते होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अभी पहली बार पढ़ रहा है, पुस्तकों को नाम देख करके उसको लगेगा कि हाँ यही पढ़ना है मुझे, बिंदु जो दिए गए हैं उसको देख करके लगेगा बहुत आसान है, पढ़ लेंगे, या किसी को लगेगा कठिन है, इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, दो रूप हो सकते हैं, आसान या कठिन। लेकिन पुस्तकों के नाम तो दिए हैं, बिंदु भी दिए हैं, उसमें कितना तक पढ़ना है ये आपको पता चलेगा जब आपस में आप चर्चा करेंगे, प्रत्येक दिन पढ़ेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस पुस्तक में इतना पढ़ना है, इस भाग को छोड़ देना है, इस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस भाग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो पाठ्यक्रम केवल देखने में बहुत सीधा साधा है, लेकिन आपको अपने आप को चयनित कराना है तो पाठ्यक्रम की एक एक बिंदु को ध्यान से समझना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना होगा, व्यवहार करना होगा। जब तक परीक्षा नहीं आयोजित हो जाती है तब तक अपने आप को झारखंड पीजीटी के लिए समर्पित कर देना होगा। आइए हम सभी पाठ्यक्रम को देख ले। पाठ्यक्रम को देखने के लिए मैं आप सभी के लिए जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाता है उसी पाठ्यक्रम को आपके समक्ष रख रहा हूँ, ताकि आप ये पूर्णतः विश्वस्त हो जाएं कि हाँ यही मेरे लिए पाठ्यक्रम है, इसमें कोई परिवर्तित रूप नहीं है। मैं चाहता तो उसको टाइप करके अलग से थोड़ा सा बढ़िया से भी दे सकता था सजा करके, लेकिन मैं उसी पीडीएफ को आपके समक्ष रख रहा हूँ। देखिए, और देख करके उस पर मैं भी कुछ अपने बातों को रखूँगा और आप लोग भी उसको देख करके अपने
अंदर ये महसूस कीजिए कि इसको मैं किस तरह से पढ़ सकता हूँ या किस तरह से पढ़ सकती हूँ। ठीक है, आइए पाठ्यक्रम को देखा जाए। देखिए सामने है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान, नामकुम, रांची, जो ये वहाँ ऑफिस है उसी का PDF है, विवरणिका लिखा हुआ है। और इस विवरणिका में आगे जो है कि लिखा है विज्ञापन संख्या 14/2022, अर्थात इसी बार इसी साल के लिए विज्ञापन नंबर जो 14 है उसी के तहत PGT की परीक्षा हो रही है। तो विज्ञापन संख्या भी याद रखना है, तैयारी करने वालों के लिए विज्ञापन संख्या जरूर याद रहना चाहिए। तो विज्ञापन संख्या आपको याद रखना है 14/2022 है। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, और इधर आप देख सकते हैं कि लिखा है 2022। तो इतना भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पर हिंदी में आपको नाम भरना होगा। अभी तो आप खैर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात की स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब सिलेक्ट हुए थे तो ये सब इन शब्दावलियों से परिचित होना पड़ता है, एक एक शब्दावली सही भरनी पड़ती है। लिखा है नियमित भर्ती, तो एक चीज़ आप आश्वस्त हो लीजिए कि आपको एडहॉक पर या कुछ दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं आपको लिया जा रहा है, रेगुलर भर्ती है, अर्थात 4800 ग्रेड पे का बहुत ही एक अच्छा नौकरी कहा जाएगा, बहुत ही अच्छी नौकरी आप इसको पाएंगे। तो जी जान लगा दीजिए आज से, और PGT में, झारखंड PGT में एक सीट बुक कीजिए। और इस बार तो और अच्छा है हम सभी झारखंड वासियों के लिए कि कहीं से बाहरियों का प्रवेश नहीं है, कुछ है भी जो यहाँ के पढ़े लिखे हैं तो प्रवेश है। तो एक मौका बहुत अच्छा है। अब ये मैं उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा कि बाहरियों का प्रवेश अच्छा है कि नहीं है, इस पर ज़्यादा हम लोग को नहीं बोलना है। हमारे राजतंत्र इस बात को निर्धारित करता है, और उस राजतंत्र के हम लोग सब सम्मान करते हैं। पिछले बार था तो उस बार भी सम्मान किए थे, इस बार नहीं है तो इस बार भी सम्मान कर रहे हैं। हाँ, इतना तो ज़रूर है कि पिछले बार से इस बार आपको सेलेक्ट होने का, चयन होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पूरे भारत वर्ष के लड़के आएंगे, अपने प्रतिभाओं को यहाँ पर रखेंगे, तो निश्चित है कि कुछ जो प्रतिभा सुविधाओं से वंचित रही है वो दब जाएगी। तो इस बार इस तरह का आपको नहीं है। यदि आप आज से लग गए और बूंद बूंद करके भी घड़ा भरने के लिए आप तैयार हैं, तो निश्चित है कि आप सफल हो जाएंगे। और सफल ही नहीं होंगे, आपका जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ आपके जीवन में शामिल होगा, आपके परिवार में शामिल होगा, जहां से आप एक बेरोजगार से एक उच्च श्रेणी की नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। बहुत अच्छी नौकरी है, मैं कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छा लगता है। मैं यही कहूँगा आप सभी से कि आप लोग एक भी मिनट बर्बाद ना कीजिए और इस नौकरी को पाइए। तो इस पेज को आप देख करके अनुमान कर सकते हैं कि हम लोग जो देख रहे हैं सही देख रहे हैं, कहीं से इसमें कोई बनावटीपन नहीं है और नहीं कहीं दूसरे से लिया गया है। जो वेबसाइट पर जारी है उसी को मैं आपके समक्ष लाया हूँ। चलिए, अब यह है कि हमें परीक्षा किन किन विषयों की देनी होगी, तो इस सब को भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से देखना प्रारंभ कीजिए। परीक्षा का स्वरूप दिखा है आपको, परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप एक एक पंक्ति को पढ़ देते हैं, जो बात बताने लायक होगी उसको बता देंगे। ठीक है, मैं लिखूंगा कुछ तो हो सकता है कि मेरा चेहरा नीचे जाए, तो आप लोग भी आप PDF पर नज़र रखिए। और कुछ देर के लिए तो मैं अपना चेहरा नहीं यहाँ से हटा लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगा देखने में, क्योंकि पंक्तियों को देखने में आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, फिर बीच बीच में मैं आ जाऊँगा। चलिए, लिखा है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार का रहेगा ये जानिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी, जिसको CBT भी कहा जाता है। किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, अर्थात मतलब ये है कि यदि छात्रों की संख्या बढ़ती है, प्रतियोगियों की संख्या बढ़ती है, तब उसमें 2 बार 3 बार या 2-3 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जब 2-3 पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी तब क्या करना होगा, तब आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, आप लोग खुद परिचित हैं कि जब भी 2-3 पाली में परीक्षा होती है तो अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा, सूत्र भी प्रकाशित होगा। आप कहीं से घबराइए नहीं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होगा। सामान्यीकरण इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। और सामान्यीकरण का जो सूत्र होगा
वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। एक बात तो फिक्स है कि सीबीटी ही होगा और जो उनके द्वारा अंक प्राप्त किया जाएगा उसी से मेधा सूची बनेगी। उसमें अतिरिक्त कोई आपके डिग्री में प्राप्तांक या आप कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े इन सब चीज़ों का कोई भी जगह नहीं है। आपको बस अपने अंक को बेहतर करना है, बेहतर करेंगे तो मेधा सूची में आप शामिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब ये मेधा सूची तैयार हो जाएगी तो परीक्षा पर प्रकाशन होगा और नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिए जाएंगे। जब 2-3 पाली में होगा तब ऐसे संस्कृत विषय में होने की संभावना लगभग नहीं होती है, इतने संख्या नहीं है इसमें कि आपको इतना ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन से आप परेशान न होइए, आप अपनी तैयारी को बस गति देते रहिए। ये सामान्य देख लिए हम लोग। फिर लिखा कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा एक ही चरण में आयोजित होगी, मुख्य चरण जिसको कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार प्री होगा और एक बार मुख्य मेंस होगा, इस प्रकार का नहीं है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक रहेगा, जबकि प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 होगा। अब यहाँ आपको एक चीज समझ लेनी होगी कि प्रश्न पत्र 2 होंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो सामान्य ज्ञान और हिंदी के लिए जो प्रश्न पत्र होगा, अभी उसको हम लोग देखेंगे। सामान्य ज्ञान और हिंदी के लिए जो होगा उसमें तो एक प्रश्न के लिए एक ही अंक होगा, एक अंक होगा। लेकिन जो दूसरा प्रश्न होगा उसमें क्या होगा कि 2 अंक होगा, अर्थात 300 नंबर का यदि प्रश्न वो होता है, 300 नंबर का यदि प्रश्न पत्र रहेगा तो उसमें 150 प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों के जो अंक होंगे वो होंगे 2, तो 300 आपके प्रश्न का नंबर हो जाएगा और प्रश्नों की संख्या 150 हो जाएगी। ठीक, अगला मुख्य परीक्षा के विषय में पाठ्यक्रम। जब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो अभी तो हम लोग देख लिए कि 2 जो है कि प्रश्न पत्र होगा और वो 2 प्रश्न पत्र में एक जो है कि आपके विषय के रहेंगे, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, और जो पहला प्रश्न होगा उस पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ये तो हम जान चुके हैं। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी, 2 पाली होंगे। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक के प्रश्न आएंगे, इंटर तक के नहीं, स्नातक स्तर के। और संस्कृत में स्नातक स्तर पर किन किन पुस्तकों को पढ़ाया जाता है। लगभग विश्वविद्यालयों में एक ही पाठ्यक्रम चलता है, कुछ कुछ परिवर्तित रहते हैं, कुछ ग्रंथांश परिवर्तित हो जाते हैं, तो आप इससे घबराइए नहीं। निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ लेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, किस विद्यालय में क्या चलता है, ये हमें नहीं जानना है, हमें तो बस पाठ्यक्रम को जान लेना है। लेकिन प्रश्न की शैली क्या होगी, तो स्नातक स्तर की शैली होगी। और आप तो स्नातक कर चुके हैं, और स्नातक जब कर चुके हैं तो शैली से घबराने की जरूरत नहीं है। जबकि प्रश्न पत्र 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। प्रश्न पत्र 2 में स्नातकोत्तर स्तरीय और प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तरीय, अर्थात प्रश्न पत्र 1 का लेवल कुछ आसान होगा और प्रश्न पत्र 2 का लेवल कुछ कठिन होगा। और कठिन नहीं होगा क्योंकि आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें आपके लिए कठिनाई प्रतीत नहीं होगी। पत्र 1 जो है सामान्य ज्ञान हिंदी भाषा की परीक्षा, और पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा। 100 अंक अर्थात 100 प्रश्न, 300 अंक अर्थात 150 प्रश्न होंगे। अच्छा, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें किस तरह से आपको करना है, कि कौन सा चीज़ छोड़ना है, कितने अंक लाने हैं, माइनस मार्किंग है कि नहीं, इन सब बातों को देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, अब देखिए सामान्य ज्ञान और हिंदी के जो पाठ्यक्रम आपके पास दिए हुए, पाठ्यक्रम आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ। सामान्य ज्ञान और हिंदी के जो प्रश्न हैं, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है।
देखिए अब इसका सारांश मैं बता दूं, पढ़ने के लिए तो आप पढ़ लेंगे, पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपके पास होगा भी, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इससे देख लीजिए। देखिए सामान्य अध्ययन में अभी तक आप लोग पीजी कर चुके हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ परीक्षा आप दे भी चुके होंगे। इसमें होता कुछ नहीं है, सामान्य जानकारी जो अभी तक आप रखे हैं भारत के बारे में, अपने राज्य के बारे में, इसको आप रिवीजन कर लीजिए और कुछ कोशिश कीजिए कि लूसेंट को थोड़ा सा हम रिवीजन कर ले, और झारखंड के लिए जो लूसेंट है उसको देख लीजिए, काफ़ी पर्याप्त है। और हम लोग तो झारखंड के निवासी हैं, तो निश्चित है कि उतनी जानकारी तो है हमें जो कुछ प्रश्नों को हल कर ले, क्योंकि सभी प्रश्न तो हल नहीं करने हैं, आगे पता चलेगा कि हमें पहले प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हल करने हैं और हमें किस रूप से तैयारी करनी है प्रश्न पत्र 1 की और प्रश्न पत्र 2 की, ये भी देख लेंगे हम लोग। तो सामान्य अध्ययन जो है कि ऊपर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स और हल्का सा जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इधर लिखा है घटना, जो करंट अफेयर्स वगैरह है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना इत्यादि, इन सब चीज़ों को लिखा गया है। इसमें इतना जानिए कि आपको लूसेंट के ऊपर जाना ही नहीं है। यदि मैं कहूँ कि नहीं आप घटना चक्र का प्रश्न लगाइए, नहीं आप स्पेक्ट्रम का इतिहास पढ़िए, नहीं भैया नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। लूसेंट वो भी एकदम सामान्य रूप से आप इतना जानिए कि भारत के इतिहास किस कालक्रम से चला था, कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व है भारतीय इतिहास में, कौन कौन प्रमुख घटना है भारतीय इतिहास में। भूगोल में एकदम सामान्य भूगोल, देखिए अक्षांश, देशांतर, ये सब जानिए, कौन सी नदी कहाँ बहती, कौन सा शहर कहाँ पर है, इन सब चीज़ों को जानिए। ऐसे ही सामान्य विज्ञान भी जानना है, गणित में परसेंटेज जानिए, लाभ हानि जानिए, आयु जानिए, कुछ कैलेंडर जानिए, एकदम त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति इत्यादि लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ जान लीजिए, आयात जानिए, वर्ग जानिए, ये सब है। इन सब चीज़ों को जानते रहेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। इसमें फिर लिखा मानसिक क्षमता जांच, सामान्य रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा इत्यादि आपको जानना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। लिखा भी है इसमें अंकगणितीय तर्क शक्ति, जैसे आपको वर्गमूल, घनमूल इत्यादि करने के लिए दे दिया जाएगा, उसको आप कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का मूलभूत जानकारी, कंप्यूटर लूसेंट आता है, नहीं तो परीक्षा मंथन का आता है, उसको ले लीजिए। मूलभूत जानकारी कि बटन वगैरह क्या, माउस क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, सीपीयू है, यूपीएस है, सब चीज़ आप तो व्यवहार में अब है, लगभग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो एक पुस्तक ले लीजिए परीक्षा मंथन की, या कुछ वीडियो जो है कि यूट्यूब पर है, आप उसको देख लेंगे तो पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। और अब एक चीज़ जो जानना है वो महत्वपूर्ण है कि हिंदी भाषा ज्ञान के अधीन हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यही आपके लिए प्रश्न पत्र 1 को क्वालिफाई करने के लिए रामबाण है। लिखा तो मात्र 2 लाइन में है, लेकिन 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, और 50 प्रश्न में तो 25-30 आपके जब अनुच्छेद में से आएंगे, आप 25, यदि 25 पूछ लिया जाए तो 24-23 तो कर ही लेंगे, कर लेंगे। और हिंदी व्याकरण जो संस्कृत पढ़ा है, इतना बड़ा परीक्षा दे रहा है, पीजी किया है संस्कृत से, उसके लिए हिंदी व्याकरण ना के बराबर है, वो आसानी से कर लेगा। मैं किसी विषय को अपमान नहीं कर रहा हूँ, हिंदी भाषा हम लोग के व्यवहारिक भाषा है, संस्कृत से ज़्यादा हमारे जीवन में हिंदी का योगदान है, और अपने बातों को मैं रख पा रहा हूँ तो हिंदी का ही है, लेकिन संस्कृत जानने वाले हिंदी को जानते हैं, यही बस मेरे कहने का उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा वाले बिंदु जो है वो आपको क्या करेंगे कि प्रश्न पत्र 1 में क्वालिफाइंग मार्क दिलाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है, और झारखंड के जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उसको आप कर लेंगे। और भैया पीजी जब किए हैं तो कुछ ना कुछ तो भारत के बारे में जानते होंगे, कुछ तो यहाँ के जनरल नॉलेज को जानते होंगे, तो हमें क्या करना है, प्रश्न पत्र 1 के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। फिर भी मैं कुछ वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यदि मैं संस्कृत को पढ़ा रहा हूँ उसको भी मैं पढ़ा सकता हूँ, उतनी जानकारी है मुझे, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक चीज़ को मैं बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करा दूं, यही मेरे लिए एक उपलब्धि होगी, और मैं उस उपलब्धि को प्राप्त करना चाहूँगा कि मैं आपको संस्कृत विषय की तैयारी
100% करा दूं, जो इस चैनल से जुड़ा रहे उसके लिए कहीं से भी कोई लेकिन परंतु न हो कि इसका चयन नहीं होगा। एक एक बिंदु को, एक एक रिवीजन को, एक एक मॉक टेस्ट को, एक एक प्रश्न को मैं सब कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा, बस आप इससे जुड़े रहिए। और ज़रूरत पड़ने पर मैं फर्स्ट पेपर के लिए ये मास्टर वीडियो ढूंढ ढूंढ कर आपको दे दूंगा, या मास्टर बुक बता दूंगा कि इस बुक का इतना पेज का इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है कि अपने प्रश्न पत्र 1 के बारे में कुछ देख चुके, अब प्रश्न पत्र 2 के बारे में देखना है, क्योंकि वही तो हमारा उद्देश्य है और उसी के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। आप हमसे जुड़े हैं इसीलिए कि हम प्रश्न पत्र 2 को मजबूत कर सकें। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। अभी इसके नीचे कुछ मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची इत्यादि का निर्माण है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। लिखा है प्रश्न पत्र 1 जो है अर्हक मतलब क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, अर्हक याद रखिए, हिंदी में क्वालिफाइंग, इंग्लिश में क्वालिफाइंग को हिंदी में अर्हक बोलते हैं। अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और 100 में से 33 लाना होगा। तो हिंदी के ही जब 50 प्रश्न आएंगे तो उसमें तो 33 आना ही आना है। मैं तो एक भी दिन पढ़ के नहीं गया था, लेकिन मुझे इतना पता होगा, लगभग 70-72 सही थे 100 में। ठीक है, मैं ना झारखंड पढ़ के गया था, नहीं भारत का पढ़ के गया था, नहीं हिंदी पढ़ के गया था, मैं बस संस्कृत पढ़ करके गया था। और संस्कृत में मेरे 3-4 प्रश्न गलत हो गए थे 150 में, नहीं तो उसमें भी बहुत अच्छा हुआ था। कहाँ गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, वो मैं उस टॉपिक को पढ़ाते समय बताऊंगा कि इस तरह से मेरा गलत हो गया था। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। याद रखना है, 33% लाना ही लाना है, इतना मजाक में भी नहीं लेना है। ठीक है, प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित है, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न पत्र 2 जो है कि इसमें स्नातकोत्तर स्तरीय होगा जो प्रश्न होगा। तो प्रश्न पत्र 2 में आपको ध्यान रखना है कि स्नातक स्तरीय होगा और प्रश्न पत्र 2 में प्राप्त जो होंगे प्राप्तांक, उसी के आधार पर मेधा सूची बनेगी। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 50% लाना अनिवार्य है, तभी आप मेधा सूची में शामिल होंगे। यदि 50% कैंडिडेट नहीं लाते हैं तो उनकी मेधा सूची ही नहीं बनेगी, भले सीट खाली रह जाए लेकिन वो मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे। तो 50% लाना एकदम अनिवार्य है। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 45% लाना है। वो भी इस बात से एकदम आश्वस्त हो जाए कि मुझे 50% की तैयारी करनी है, 2-4 प्रश्न इधर उधर हो गया तो मेरा भी काम निकल जाएगा। लेकिन केवल आप मेधा सूची में शामिल नहीं होना, आपको चयनित होना है और चयनित होने के लिए भैया 100% की तैयारी करके चलनी है। 50% और 45% स्वीकार नहीं है। और जब आप पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं एकदम कमर कस के जाइए, और कमर कस के न जाइए, इतनी तैयारी कीजिए कि बस जाइए अपनी नौकरी पक्की करके आ जाइए, क्योंकि बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बिना किसी घूस इत्यादि की नौकरी होती है ये। कहीं से भी कोई इसमें आपको कालापन नहीं देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिल सकता है और इस अवसर को आप मत जाने दीजिएगा। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस अवसर को मत जाने दीजिएगा। मैं इतने आसानी से कभी भी नौकरी पाते हुए किसी को नहीं देखा। लोग संघर्ष करते हैं और हमारे राज्य में तो इतना अच्छा मौका है कि हमें संघर्ष नहीं करना है, हमें बस तैयारी करनी है और जाके परीक्षा भवन में बैठ जाना है और वहां से नौकरी लेकर के आना है। सुबह जाइए, शाम को नौकरी लेकर के आएंगे यदि आप तैयारी करके अच्छे से जाएंगे तो। प्राप्त मेधा सूची इत्यादि सब बातों की चर्चा है। और जब ये नीचे लिखा है 3 नंबर पर कि प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जाति प्रमाण पत्र इत्यादि को जांच होगा और उसके बाद फिर स्थापना की बैठक होती है और नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ इसको मैं क्लियर कर दूं कि यदि मान लीजिए कि जितना सीट है उस सीट कंप्लीट हो रही है और उस सीट में लास्ट वाले सीट पर 2 अभ्यर्थी, 3 अभ्यर्थी, 5 अभ्यर्थी फंस गए तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगा उसका चयन होगा। इस बात को इसमें जिक्र कर दिया है ताकि बाद में कोई भ्रम में न रहे कि उसका भी इतना ही था, उसका भी इतना ही था। जैसे मेरे समय में जनरल कैटेगरी का 150 में 140 प्रश्न पाने वालों को सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ बच्चे जो 140 प्राप्त किए थे उनका नहीं हुआ। तो नहीं होने का कारण ये था कि सीट अब समाप्त हो रही थी, लास्ट सीट था और उस पर 140 पाने वाले भी बहुत थे 150 में। और
उसमें से डेट ऑफ बर्थ जो है कि आगे पीछे हो रहा था, तो जिनका डेट ऑफ बर्थ ऊपर था उनको ले लिया गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ कम था, अर्थात जैसे मान लीजिए कि 92-94 फंस रहा है तो 92 वाले को लिया जाएगा, 94 वाले को छोड़ा जाएगा। यही हुआ था, तो यही दिया गया है इसमें। एक नीचे और क्लियर कर दिया गया है कि जनरल वालों के लिए 50% और अनुसूचित जनजाति के लिए, जाति और जनजाति के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक, यही दिया है। अब चलते हैं हम लोग संस्कृत विषय के तरफ। देखिए, आप किस तरह से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप अपने आप को एक एक बिंदु के लिए आश्वस्त कर लेंगे कि हमें इसकी तैयारी कैसी करनी है और क्या मैं यहाँ पर तैयारी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या मैं सही जगह पर जुड़ पाया हूँ। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ देने के लिए कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष अपने आप को इतने अच्छी तरह प्रस्तुत कर दूं कि आपको JPGT, झारखंड PGT मुट्ठी में दिखे कि हाँ बस परीक्षा के दिन मुट्ठी अपना ले जाना है और वही मुट्ठी पर हमको नौकरी को लेकर के आना है। आइए हम लोग चलते हैं संस्कृत के सिलेबस के तरफ। देखिए, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, हमारे मिस्टेक नहीं, जो सिलेबस जारी हुआ उसमें मिस्टेक है। मैं तो टाइपिंग करता हूं तो प्रूफ रीडिंग करता हूं बढ़िया से, फिर भी मानवीय गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है लिखा है संस्कृत ससा, तो आप इसको संस्कृत भाषा जानिए, संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी चाहिए और संस्कृत साहित्य के बारे में जानकारी चाहिए। ये बात करता है कौन? ये बात करता है हमारा पाठ्यक्रम का जो मुख्य बिंदु है, जो शीर्षक है, वही बात को प्रस्तुत करता है कि आपको भाषा की जानकारी होनी चाहिए और साहित्य की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें कि भाषा की जानकारी किस स्तर तक होनी चाहिए और साहित्य की जानकारी में किन किन पुस्तकों की जानकारी होनी चाहिए, ये हमें नीचे देखना है। आइए नीचे देखते हैं। लिखा संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास। संस्कृत भाषा किस प्रकार से जनभाषा बनी, संस्कृत भाषा किस प्रकार से बोलने चालने की भाषा बन गई, ये कैसे हुआ, किस क्रम से हुआ, किस काल में हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें करनी है। और इसका विकास किस तरह से हुआ, वैदिक, लौकिक, व्यवहारिक, ये सब किस, इसका क्या क्रम है, कैसे लोगों में एक दूसरे से संपर्क बढ़ता गया संस्कृत का और संस्कृत में ही व्यवहार होने लगा, संस्कृत की पुस्तक की रचना होने लगी, ये सब किस प्रकार से हुआ, इन सब चीज़ों को जानना है। लेकिन एकदम सामान्य तरह से, ऐसा नहीं कि हमें उस पर शोध करना है, रिसर्च करना है, नहीं नहीं नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है और जो बिंदु है बहुत प्रसिद्ध बिंदु है, उन प्रसिद्ध बिंदुओं को देख लेना है। उनके कुछ सिद्धांत है, उद्भव के सिद्धांत है, उस सिद्धांत देखना है, सिद्धांत के जनक को देखना है, उनका क्या मत है ये देखना है और उनका क्या खंडन है ये देखना है। बहुत 2-3 बातें बस देखनी है। मैं आपको चार्ट बना करके इतने अच्छी तरह से रख दूंगा कि आपको भूलने वाली फिर बात ही नहीं रह जाएगी। आप निश्चित रूप से केवल उसको देख लेंगे, मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद एकदम फ्री होकर जाएंगे परीक्षा देने। ठीक है, विकास किस क्रम से हुआ था ये भी आपको देखना है, देख लेंगे हम लोग। फिर इसमें कितना देखना है, संस्कृत का विकास तो अभी भी हो रहा है, तो क्या अभी भी पढ़ना है? नहीं। भारतीय यूरोपीय अर्थात भारोपीय जो परिवार है उससे लेकर के मध्य भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा का तात्पर्य है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि तक आपको संस्कृत से जोड़ करके देखना है, उससे बाद आपको नहीं देखना है। और क्या देखना है? केवल सामान्य रूपरेखा देखना है, नहीं कि पूर्णतः आपको इस पर शोध करना है और किसी की समीक्षा करनी है, कौन क्यों इस तरह से मत क्यों दिया, उस मत का खंडन किस प्रकार से हुआ, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं देखना है। केवल सामान्य रूपरेखा देखना है, कौन से विद्वान ने विचार दिया, क्या विचार दिया, उनके सिद्धांत का क्या नाम है और किस भाषा की काल कितनी है, किस भाषा के बाद कौन सी भाषा आती है, यही सब आपको देखना है। फिर है साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान। देखिए साधारण लिखा हुआ है, साधारण ज्ञान देखना है। साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत, साहित्य समीक्षा के जो प्रमुख सिद्धांत है, षड संप्रदाय जो होते हैं उन संप्रदायों को देखना है। इतिहास का साधारण ज्ञान रखना है कि पहले कवि कौन थे, उनकी किताबें कौन कौन, उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये सब देखना है। महाकाव्य देखना है, नाटक, गद्य काव्य, ये सब जो एकदम नाम और उनके रचयिता, इन्हीं सब चीज़ों को देखना है। कुछ कालक्रम याद रख लेना है, प्रसिद्ध जो कवि है उन्हीं से पूछा जाता है। आपको बहुत संस्कृत साहित्य की मोटी पुस्तक को लेकर के रटना नहीं है,
एकदम सामान्य 2-4 पेज का नोट्स बनेगा, उसी नोट्स से 100% काम हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को इस आधार पर नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही प्रश्न आएगा, प्रश्न देख कर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिया हूँ एक एक प्रश्न से वहां पर परीक्षा हॉल में जूझा हूँ, जो गलत हुआ उससे भी जूझा कि तुम क्यों गलत हो रहे हो, आखिर में क्या कमी रह गई, तो वहां पर कमी भी प्रतीत हुई कि आप में ये कमी है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न गलत हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को देख करके एक एक पुस्तक को पढ़ा हूँ, और कुछ कुछ पढ़ाई व्यर्थ भी है, खैर विद्या तो कभी भी बंध्या नहीं हो सकती, जो पढ़े हैं उसमें से परीक्षा में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया था, ऐसा हुआ नहीं, बहुत आसान से ही काम हो गया था। तो मैं आपको आसान और कुछ ऊपर तक कठिनाई में भी लेकर चलूँगा कि यदि कहीं मान लीजिए कि प्रश्न पत्र आसान न बने तो आप उस कठिनाई की भी सामना कर सकें। तो संग्रह ग्रंथ आदि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, जैसे नाटक का उद्भव कब हुआ, पद्य काव्य हो गया, गद्य काव्य हो गए, चंपू काव्य हो गया, इनका उद्भव विकास किस प्रकार से हुआ, कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इससे सूत्रपात हुआ, इस धारा की, इस विधा की कैसे सूत्रपात हुआ, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर लिखा तीसरे पर भारत की प्राचीन संस्कृति को देखना है। षड दर्शन जो है, 3 नास्तिक दर्शन, जो 9 प्रकार के दर्शन, उनको देख लेना है। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्ति क्या है, उन पर बल दिया जाएगा, अर्थात उनके बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। ये हो गया संस्कृत के 3 बिंदुओं में सामान्य बातें जो हमें जाननी है। लेकिन कुछ पुस्तक ऐसी हैं कि उन पुस्तकों को विशेष रूप से आप जानना है, और कुछ पुस्तक के कुछ अंश ऐसे हैं जिसे आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पुस्तक कौन कौन से हैं जिन्हें आपको जानना है, तो ये नीचे है, हम इसको देखते हैं। लिखा निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन, कठोपनिषद, काठो नहीं कठोपनिषद होगा, कठोपनिषद, भगवद गीता, बुद्ध चरितम, स्वप्नवासव दत्तम, ठीक है, भास्कर, दंतेश होगा, कालिदास, मेघदूत कालिदास जी का, रघुवंश, कुमार संभव, और यहाँ विज्ञान शकुंतलम था, मृक्ष कटिकम, ये देखिए कालिदास जी के 4 देखने हैं, शूद्रक होगा, शूद्रक, मृक्ष कटिकम, किरातार्जुनीयम भारवी, उत्तर रामचरितम देखना है, शिशुपाल वधम मार्ग का देखना है, और मुद्रा राक्षस देखना है। इन सब चीज़ों को हमें सामान्य परिचय, अर्थात इनके कितने विस्तार हैं, कितने अंक हैं, क्या कथानक है, कौन कौन पात्र है, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कब लिखा गया, कवि ने इसमें क्या प्रस्तुत किया, कौन कवि है, कवि का सामान्य परिचय क्या है, इन सब चीज़ों को सामान्य देखा जाता है। इसका नोट्स बहुत ही बढ़िया है, चाहूँ तो मैं आपको 1 हफ्ते में तैयारी करवा दूँ, लेकिन 1 हफ्ते का जो आप जल्दी से पी लेंगे ना तो पचेगा भी नहीं। थोड़ा समय से एक वीडियो 2 वीडियो करके हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो आसानी से आप अपने मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगा। अब 1 सप्ताह 15 दिन में पढ़ाने में क्या होगा, आपको 20-20 घंटे मेहनत करनी होगी, तैयार तो हो जाएगा 1 सप्ताह बाद। हम जानते हैं कि 1 सप्ताह बाद जब परीक्षा होनी ही नहीं है तो हम 1 सप्ताह में इतना जहर क्यों पियेंगे। अब जहर जैसे होता है ना कि अजीर्ण भोजनम विषम, जब आपको जितनी बुद्धि है, जितनी बुद्धि कैप्चर कर सकती है, उससे ज़्यादा प्रेशर दे दे करके कोई भी चीज़ करेंगे तो जहर के समान ही हो जाएगा। खाना खाते हैं, रसगुल्ला तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती खाएंगे, 50 को खाएंगे, 60 को खाएंगे, 10 को खाएंगे, 20 को खाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जहर ही होगा। तो ऐसे ही आपके लिए जहर के समान फिर बन जाएगा ना, एक दिन में ज़्यादा पढ़ेंगे तो। हमें ये कोशिश करना है कि लगभग 2 महीने तक लेकर चलना है। 2 महीने के इधर पहले परीक्षा होने वाली नहीं है, परीक्षा होगी, जल्दी होगी, ये तो निश्चित है कि परीक्षा जल्दी होगी, तब तक अपने आप को तैयार कर लेना है। तो ये पुस्तकें हैं जो आपको एकदम सामान्य जानकारी जिनकी रखनी है, नीचे और बची हुई है, जैसे नैषधीय चरितम है, नैषधीय चरितम टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं सुधार करके फिर दे दूंगा। ऐसे ग्रुप में तो इस पीडीएफ को आप भेजूंगा, ग्रुप में भी भेजूंगा, टेलीग्राम पे भी भेजूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, अपने पास ज़रूर रखिएगा, इसको रखिएगा, और पेज नंबर याद कर लीजिए। 1 नंबर पेज में आपको पता चलेगा कि ये पीडीएफ किस चीज़ की है। 20 और 20, 21, 22 में आपको परीक्षा का प्रारूप और प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम मिलेगा। 42, 43, 44 में आपको मिल जाएगा संस्कृत, 42 और 43 में, ठीक है। तो इतना पेज नंबर याद रखिएगा और इसको ज़रूर देखिएगा, नहीं होगा तो इन पेज को प्रिंट आउट करके आप अपने कमरे में चिपका दीजिएगा, जहाँ टेबल पर पढ़ते हैं उसके अगल बगल चिपका दीजिएगा। और कभी भी कुछ भी हो जाए 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बता दिया ना, आप राजा की नौकरी करने जा रहे हैं।
स्कूली शिक्षा में घर से रह करके इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं 5-7 नौकरियों को देखा हूँ, समझा हूँ, महसूस भी किया हूँ, लेकिन इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस नौकरी के लिए जान लगा दीजिएगा, सब कुछ त्याग दीजिएगा, लेकिन इस नौकरी को मत त्यागिएगा। ठीक। राजतरंगिणी, नीति शतक, कादम्बरी, हर्षचरित, दशकुमार चरितम, प्रबोध चंद्रोदय, ऊपर की जितनी पुस्तकें हैं लगभग सभी कोई ने देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। इसमें प्रबोध चंद्रोदय जो है वही एक सामान्य व्यवहार में नहीं देखने को मिलती है, सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं रहती, होता होगा कहीं कहीं किसी किसी विश्वविद्यालय में, लेकिन अधिकांश आपको देखने को नहीं मिलता होगा। तो ये पुस्तक जो है 20 पुस्तकें होंगी, 20 पुस्तकों को हमें देखना है। ठीक। अब इसके सामान्य जानकारी लेना है। कुछ पुस्तक ऐसे हैं जिनके कुछ अंश का विस्तृत और विशेष अध्ययन आपको करना है, उसको भी देख लेते हैं। लिखा, चुनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का प्रमाण पाठ्य ग्रंथ, केवल इन्हीं ग्रंथों से प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल इन्हीं ग्रंथों से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं अंशों से पूछे जाएंगे, केवल इन्हीं ग्रंथों से नहीं, इन्हीं अंशों से पूछे जाएंगे। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय वली, 2 अध्याय है ना, तो प्रथम अध्याय के तृतीय वली के श्लोक 10 से 15 तक, भगवत गीता के अध्याय 2 का श्लोक 13 से 25 तक। देखिए मात्र 6 श्लोक, 13 से 25 इधर, 8 और 5 13 श्लोक, 1 से 10 10 श्लोक। स्वप्नवासोदत्तम छठा अंक, पृष्ठ अंक नहीं षष्ठ अंक लिखा है, छठा अंक पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक, मेघदूतम का केवल शुरू से 1 से 10 श्लोक तक विशेष अध्ययन आपको करना है। सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा और इस तरह से उपलब्ध कराऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि केवल आप उसको देख लीजिए और एक बार केवल पुस्तक पढ़ लीजिए, बस रिवीजन करते जाइए, कहीं कोई नहीं बचने वाला है। हम लोग के समय में इस तरह की वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाई थी, हम लोग को एक तो पुस्तक मिल गई थी, उसी पुस्तक से पढ़े थे। और आपके लिए तो पुस्तक भी है वो पुरानी, और कुछ पुस्तक तो मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा, और मैं सामने आपके हूँ बताने के लिए, तो ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ तो सहायक बनूंगा। कोशिश तो यही करूंगा कि मैं पूर्ण सहायक बनूं। अब आप है कि मुझे किस सहायक के रूप में देखते हैं और मेरी क्षमता क्या है, ये तो मेरी अभिव्यक्ति के ऊपर निर्भर है कि मैं अपने आप को मान तो रहा हूँ कि मैं बता दूंगा, लेकिन आप मुझे किस तरह से समझते हैं, अब ये आपके ऊपर भी कुछ निर्भर है। भगवत गीता ये तो हम लोग देख ही लिए। मेघदूतम, किरातार्जुनीयम जो है कि प्रथम सर्ग है, देखना है, पूरा देखना है। उत्तर रामचरितम जो है कि पूरा देखना है। नीति शतक 1 से 10, कादम्बरी सुगनाशोपदेश है। अर्थशास्त्र में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देखिए बढ़िया ध्यान से। प्रथम अधिकरण का प्रथम प्रकरण का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक का नाम है वृद्ध समुद्देश, इस प्रकार से है। शीर्षक का नाम क्या है, और वहां पर इसी शीर्षक में देखना क्या है, आणविक्षकी स्थापना, आणविक्षकी स्थापना देखना है। वृद्ध नहीं, विद्या समुद्देश है, विद्या समुद्देश, और वहां पर आणविक्षकी स्थापना देखना है। और फिर 7वां प्रकरण जो है कि इसी का अर्थशास्त्र का 7वें प्रकरण का 11वां अध्याय, शीर्षक का नाम है गुढ़ पुरुषोत्पत्ति। देखिए लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पर, गुढ़ पुरुषोत्पत्ति देखना है। और संस्करण का भी नाम दे दिया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र इन्हीं का देखिए, और एक आलोचनात्मक संस्करण मोतीलाल बनारसी दास जो दिल्ली की है, यहाँ इससे देखिए। तो मैं इसी से आपको पढ़ाऊंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, ये रहा पाठ्यक्रम हमारा। पाठ्यक्रम देख करके आप समझ गए होंगे, पाठ्यक्रम देख करके अभी बहुत कुछ नहीं समझे होंगे, लेकिन इतना जो व्यक्ति ये भी नहीं जानता होगा कि पाठ्यक्रम क्या है, वो इस बात से तो परिचित हो गए होंगे कि सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, प्रश्न पत्र 1 में। प्रश्न पत्र 2 में पहले 3 पॉइंट है कुछ, जिसमें दर्शन, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, प्राचीन भारतीय संस्कृति इत्यादि जानना है। फिर 20 ग्रंथ है जिनके सामान्य परिचय जानना है, और फिर 11 पुस्तक के कुछ अंश हैं जिनका विशिष्ट अध्ययन हमें करना है। यही संस्कृत का सिलेबस है। इतना सा छोटा सा पाठ्यक्रम और राजा की नौकरी, ये कहाँ मिलेगा? किसी भी राज्य के पीजीटी में इतना छोटा सिलेबस नहीं, जितना छोटा सिलेबस झारखंड पीजीटी का है। तो अब इससे अच्छा मौका आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो मत चूकिएगा, चुकेंगे तो आप हमेशा
अपने आप को कोसेंगे कि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। 2018 में आया था वैकेंसी, फिर आपको वैकेंसी मिल रही 2022 में, फिर मिलेगी जब 26-27, कब मिलेगी इसका तो कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन अभी तो आपको मिल गई इस वैकेंसी को, अब क्यों अपने आप को छोड़ेंगे। मैं ये मानता हूँ कि अभी तक मैं अपने बातों को आपके समक्ष रखा, आप लोग समझे होंगे, और समझ करके इन पुस्तकों को अपने पास उपलब्ध करा लीजिए। पुस्तक नहीं है तो मैं इन प्रत्येक पुस्तकों के लेखकों का नाम बता दूंगा, एक सूची जारी कर दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसी लेखक के पुस्तक को ले लीजिएगा। क्योंकि गाइड से आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। और कभी कभी क्या पूछता है, शब्दों का अर्थ पूछ देगा, पर्यायवाची पूछ देगा, तो आप गाइड से पढ़े रहेंगे ना, तो गाइड में इतना चीज़ नहीं दिया रहता है। गाइड है, एक दो गाइड बहुत अच्छी है, मैं उसको भी आपको बताऊंगा कौन से ले लीजिए, कब ले लीजिए, लेकिन मूल पुस्तक आपका ये विशेष करके 11 जो है ना, इसका मूल पुस्तक होना चाहिए। ये आपको यहाँ से देख लीजिए, कठोपनिषद, भगवद गीता, बुद्धचरितम, स्वप्नभासोदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, उत्तर रामचरितम, नीति शतकम, कादम्बरी और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र नहीं रहता है तो आप, क्योंकि कुछ महंगी पुस्तक है और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो आप इतना बड़ा पुस्तक क्यों लेंगे, तो मैं इसका उस भाग को स्कैन करके चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ पर ले लीजिएगा, और मैं पढ़ाऊँगा भी, तो पढ़ाऊँगा तो आप उससे उसका अर्थ भी समझ जाएंगे। तो इन पुस्तकों को ले लीजिए, 10 को तो ले ही लीजिए, 11वां मैं आपको PDF रूप में दे दूंगा, उसी पेज को बस आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, लेकिन रखिए, और उसके बाद आपके गाइड से काम चल जाएगा, वीडियो से काम चल जाएगा, मेरे नोट्स से काम चल जाएगा, लेकिन इस पुस्तक को ज़रूर रखिए। और अब आज ही टाइम टेबल सेट कीजिए कि मुझे आप कब पढ़ेंगे, कितना देर पढ़ेंगे। मुझसे पढ़ने का जो समय है, अभी तो मैं 8 बजे रात को डिसाइड किया हूँ कि 8 बजे पढ़ाऊँगा। समय के हो सकता है समय के अनुसार कुछ समय परिवर्तित करना पड़े, लेकिन अभी मान करके चलिए कि 8 बजे हम लोग अगले वीडियो में 8 बजे से मिलेंगे, और उस 8 बजे में 2 घंटा, 1.5 घंटा से ज़्यादा समय देंगे, और टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन सुदृढ़ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ें और कुछ समझ में ना आए फिर से उसे पढ़ना पड़े। कम पढ़ेंगे लेकिन सुदृढ़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है और मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, पढ़ करके अपने आप को सफलता तक पहुंचाना है, ये न कि केवल पढ़ करके दिवस गिनाना है और वीडियो काउंट करना है, ऐसा नहीं करना है, और मैं ऐसा करूंगा भी नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं इनसे जुड़ करके अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकता हूँ, तभी आप मुझसे जुड़िए, नहीं तो आप समय भी अपना बर्बाद मत कीजिएगा। क्योंकि आप यदि अपने पढ़ने की शैली कुछ अलग रखते हैं, आपका पढ़ने का तरीका कुछ अलग है, तो आप उसी तरीका से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और ये लगता है कि नहीं, इनसे जुड़ने से मुझे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, यदि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पहले से सभी विषयों को जानता हूँ, तो भी कुछ फ़ायदा होगा, तो आप जुड़े रहिए। और मैं तो कुछ न कुछ बताऊँगा ही, जो पढ़े हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो मैं सब कुछ बताऊँगा, और मैं उतना बताऊँगा कि जितनी तैयारी मेरी हुई थी उससे मैं कहीं ज़्यादा आपको तैयारी करा दूँ। और मैं 150 प्रश्न में 146 प्रश्न सही किया था, और 4 प्रश्न मेरे गलत हो गए थे। उस टॉपिक को मैं पढ़ाते वक्त बताऊंगा, तब आप उसकी अहमियत समझेंगे कि ये 4 प्रश्न कैसे गलत हो गए थे। एक प्रश्न तो गलत होना ही था, सबका गलत हुआ था। 3 प्रश्न जो है कि एक ही पंक्ति से 3 प्रश्न आ गए थे, और वो पंक्ति मैं भूल गया था, वो पंक्ति उसी प्रकरण में आपको बताऊंगा। तो पुस्तक ले लीजिए, समय सारणी बना लीजिए, दिमाग को शुद्ध कर लीजिए, बुद्धि को सात्विक कर लीजिए, प्रातःकाल उठिए, डेली आवृत्ति करते रहिए, आवृत्ति क्रम आज से जारी कर दीजिए, और कल से जुड़ जाइए हमारे साथ, और एक एक बिंदु को हम लोग समाप्त करते हैं, और अपने आप को झारखंड PGT इस तरह से अपना टैग देते हैं, आपका नाम और नीचे प्रवक्ता झारखंड सरकार ऐसा लिखा होना चाहिए। आज से 2 महीना बाद की तैयारी आपको ये बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक मिनट का उपयोग करना है, बूंद बूंद करके घड़ा भरने वाला सिद्धांत अपनाना है। क्षण त्यागो कुतो विद्या, कण त्यागो कुतो धनम, तभी आपको विद्या अर्जित करना है, तो एक क्षण भी मत त्याग करिएगा। कहीं पर भी कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, सब कुछ आपका क्या है, झारखंड PGT का एक एक सिलेबस का है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है कि आपका जीवन है। सभी को शुभ संध्या।